हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस क्लासेस में। लेक्चर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले थर्मल इंजीनियरिंग के जो है टोटल 3 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में जाना और जो मोर वाला बटन होता है उस पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, वेल्डिंग के सारे मिल जाएगी। तो धीरे धीरे अब हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में थोड़ा डीप जाने वाले हैं और आज का जो डिस्कशन रहने वाला आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ये पूरे आगे के जो सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, आईसी इंजन, चाहे आपका आरएसी पढ़ने वाले हो तो या हीट ट्रांसफ़र पढ़ोगे, उसमें ये सारा टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा आज वाले वीडियो का कंसेप्ट का वहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि ये जो वर्क होता है, और ये वर्क कौन सा वर्क की हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले का थर्मोडायनामिक्स वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सब के न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो, सारा कंसेप्ट इसी पे डिपेंड रहता है। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले कि थर्मोडायनामिक्स वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। वेरियस प्रोसेस क्या होता है भाई, आपको पता है कि मैंने प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रोसेस बोलते थे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो है हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। तो आज हम लोग जो अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो हर एक प्रोसेस की जो पीवी डायग्राम है हम लोग किसी दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें समझेंगे, लेकिन सारे प्रोसेस की जो वर्क क्या क्या होती है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये अगर आपको समझने वाले हो तो ये देखो, ये इस चीज़ सब समझ सकते हो कि सपोज़ आप पीवी डायग्राम बना रहे हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम का पीवी डायग्राम। तो देखो ये वाला कर्व क्या शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट प्रेशर का हो गया। अगर इस तरीके से कोई डायग्राम रहेगा तो वो आपको शो करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो प्रोसेस होते हैं ना, कोई भी प्रोसेस अगर किसी सिस्टम के अंदर में होता है तो या तो वो कांस्टेंट प्रेशर होगा, या तो यह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, या तो उस प्रोसेस की टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगी, या तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे एक प्रोसेस का नाम है क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस की ये खास रहती है कि जिस सिस्टम में एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगी ना, उस सिस्टम में हीट का ट्रांसफ़र जीरो, उस सिस्टम से हीट का ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। और ये तो आपके टोटल 1 2 3 4 हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हमें पता है उसका हम लोगों ने नाम दर्ज करवाया। बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है, उन सारे प्रोसेस को हम लोग नाम बोल देते हैं क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इस वीडियो में जितने भी सारे आपको प्रोसेस मैंने दिखाया, इन सभी का वर्क कैसे, थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो है वो कैसे निकालोगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। तो वर्क को समझने से पहले मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि जो वर्क होता है वो आप कैसे कर पाते हो कोई भी वर्क। तो वर्क करने के लिए हमें चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आप बोलोगे सर एनर्जी तो भाई फूड जो हम लोग खाते हैं उससे मिलती है। तो एनर्जी को देखने का जो नज़रिया होता है दो तरीके से होता है। एक जो एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी इंसान में या किसी भी ऐसे कंपोनेंट्स में, मान लो कंपोनेंट्स या मतलब जो एनर्जी का टर्म अगर बात करें, अगर किसी के पास मान लो अगर एनर्जी है तो वो दो फॉर्म में उसमें छिपी हुई सकती है। या तो एक माइक्रोस्कोपिक जो आपको दिख नहीं रहा होगा, और एक मैक्रोस्कोपिक। अभी हम लोग डिटेल में जब ये सब सारा चीज़ डिस्कस करेंगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मतलब किसी भी हमारे पास ही अगर एनर्जी है तो एक मैक्रोस्कोपिक के फॉर्म में रहेगी, एक माइक्रोस्कोपिक के फॉर्म में रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं वो किसकी एनर्जी की बात करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम रहेगा कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में। और सिस्टम क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड मास और कोई ऐसा रीजन इन स्पेस जहाँ हमारा स्टडी जो रहता है फोकस रहता है। क्लियर हो गया। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। चलो, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा एनर्जी का फॉर्म जो आपको खुली आंखों से नहीं दिख सकता है। कैसा भाई, जैसे सेंसिबल एनर्जी समझेंगे, लेटेंट हीट वगैरह आपको खुली आंखों से नहीं दिख सकता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के कारण क्या हो रहा है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से आप पावर प्लांट मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, आपको नहीं दिख सकती है। तो ये सारे जो एनर्जी के फॉर्म है ना, आपका ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है। नोट्स का टेंशन नहीं लेना, सारा जो है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मिल जाता है। आप वहाँ पे बाकायदा जाके अच्छे से आप नोट्स बनाओ। ठीक है, एक एक पॉइंट जो भी मैं डिस्कस करता हूँ वीडियो में सारा वहाँ पे वो सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ लेक्चर को अच्छे से समझो यार। मैक्रोस्कोपिक मतलब ये खुली आंखों से ये एनर्जी आपको दिखेगा। बोलो कौन कौन सी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ मान लो मोशन में है, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा इसके पास एनर्जी होगा तभी तो मोशन में है। या मान लो कोई भी चीज़ हाइट के रिस्पेक्ट पे अगर उसकी एनर्जी है, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी आपको दिख जाती है तो आपको लगता है भाई ये कैसी एनर्जी है, काइनेटिक या तो पोटेंशियल होगी। क्लियर है। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क का नॉर्मली होता है कि सिंपल सी बात है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक फोर्स लगाया
और ये डिस्प्लेस हो गया एक्स डिस्टेंस से और मान लो यहाँ पर आ गया, तो भाई सिंपल से वर्क कितना हो गया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्क की। अब हमारा यहाँ मेन ये तो कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया, ठीक है, कि एनर्जी होती है, एनर्जी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हो सकती है। अब थर्मोडायनेमिक्स वर्क कैसे हो सकता है, तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क देखो एक हम लोग एग्जांपल से हमें समझने वाले हैं कि सपोज़ मान लो देखो ये एक क्या है, बैटरी है, ये एक बैटरी हो गया, इसके दो टर्मिनल्स हैं इस बैटरी का, और इस बैटरी का हम लोग यूज़ जो कर रहे हैं ना किसी एक मोटर को चलाने के लिए यूज़ करता है। आपको पता होगा मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ था, उस शाफ्ट में हम लोगों ने कुछ रोप कुछ धागा बांध के एक वेट को हम लोग लटका दिया, ठीक है, एक वेट W का वेट है। अब हमने देखा कि जैसे ही ये धागा मान लो इस तरीके से मुड़ेगा इसमें, तो ये वेट जो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये कब होगा, जब बैटरी से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दौड़ेगी भैया, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दौड़ेगी और जब वो इस मोटर को जो है रोटेट करवाएगा, तो ये मोटर क्या करेगा, इस शाफ्ट को घुमाने वाला है। इस सब को जब घुमाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि ये जो है धागा ऊपर की ओर इस तरह से मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको लगेगा कि वेट जो है उठ रहा है। मतलब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया। अब हमें सिस्टम का मैंने वर्ड का नाम ले लिया, तो अभी तक मेरा सिस्टम क्या डिफाइन है नहीं है, तो सिस्टम अब मैं डिफ़ाइन करने वाला कि मेरा सिस्टम कौन है। तो मैंने एक सिस्टम डिफ़ाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरा सिस्टम कौन होगा, देखो ये वाला जो पार्ट है, अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा पार्ट है, तो ऑनेस्टली बताना सिस्टम क्या है। एक सिस्टम कोई फिक्स्ड स्पेस होता है, ठीक है, या तो एक फिक्स्ड मास होता है। यहाँ फिक्स्ड स्पेस देखो क्या है, इसके सिस्टम के अंदर बैटरी हो गया, ये जो कनेक्शन हो गया मोटर हो गया, ठीक है, शाफ्ट का ये वाला पार्ट इतना, बाकी वाला तो बाहर में है, सिस्टम के बाहर में है। सिस्टम के बाहर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो शाफ्ट जब ये रोटेट करके घूमता है तो ये वेट जो उठ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये बोल दिया कि जो मेरा सिस्टम है ना ये कुछ वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि हम सिस्टम के बाहर देख रहे हैं। क्या बाहर देख रहे हैं कि ये सिस्टम के बाहर हम लोग को ये दिखा कि ये बंदा कुछ वेट को क्या करवा रहा है, राइज करवा रहा है। कुछ मैकेनिकली इस तरीके से सिस्टम लगा हुआ है कि बैटरी को ऑन किया, मोटर चल स्टार्ट हो गया, शाफ्ट घूमने लगा, तो ये वेट क्या हो गया, ऊपर की ओर उठने लगा। तो ये जो वेट है किसके बाहर है, सिस्टम के बाहर है। मतलब मेरा सिस्टम क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क का मतलब क्या होता है कि अ सिस्टम इज सेड टू बी डूइंग वर्क। मतलब किसी भी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि वो वर्क तब करता है जब उस सिस्टम का, ये जो सिस्टम अपने जो यहाँ पे एक मैंने ग्रीन कलर में जो पूरा डॉट बनाया था, ये सिस्टम का जो है एक इफेक्ट देखा जाता है क्या उसके सराउंडिंग में। और क्या इफेक्ट रहता है उस सिस्टम का कि जो भी अपने सेटअप बनाया हुआ है सिस्टम के अंदर में, उसका इफेक्ट ये रहेगा कि वो किसी वेट को जो है रेज कर लेगा, मतलब उठा लेगा। ऐसा आप सिस्टम के बाहर देखते हो। तो अगर इस तरीके का अगर आपने सेटअप बनाया रखा हुआ है तो आपने बोल दिया कि भाई यहाँ थर्मोडायनेमिक्स वर्क हो रहा है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स वर्क तभी होगा जब आप सिस्टम के बाहर कोई भी इफेक्ट देखोगे और आपको लगेगा कि यहाँ वेट को उठाया जा रहा है। भले आपको वेट एक्चुअल में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें देखे कि सिस्टम के बाहर जैसे आप निकलोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ सराउंडिंग में कुछ वेट को उठाया जा सकता है। इस सिस्टम में कुछ इस तरीके का अंदर में मतलब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो मेरा हो गया है। चलो आपको समझ में आ गया। चलो जैसे हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होता है कि या तो आपका कोई एक ऐसा सिस्टम होगा, कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपको वर्क देगा, ठीक है, वर्क देने वाला है, वर्क कोई देगा। और कोई एक ऐसा सिस्टम रहेगा जहाँ पे आपको वर्क जो है लेगा। जैसे कि यहाँ पे मोटर था, आपको उस वर्क देना पड़ रहा था, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब कोई भी सिस्टम, यहाँ से ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी अगर सिस्टम है, अगर उस सिस्टम से अगर आपको वर्क जो है मिलता है तो उस सिस्टम को वर्क जो होता है, वर्क का नोटेशन हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, उसका नोटेशन क्या लिखना, पॉजिटिव। मतलब कोई सिस्टम अगर वर्क देता है बाय द सिस्टम, मतलब क्या, सिस्टम के द्वारा अगर कोई भी वर्क किया गया है तो उसका नोटेशन क्या लिखोगे, पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब अगर किसी सिस्टम पे अगर आप वर्क करते हो तो उसका साइन क्या रह जाएगा, निगेटिव। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव। इसी तरीके से अगर हीट आएगा, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ सिस्टम से बाहर अगर हीट जा रहा है तो उसको हम लोग लेते हैं क्या, निगेटिव साइन मान के चलते हैं। और अगर हीट एडेड ऑन द सिस्टम या तो टू द सिस्टम लिखो, हीट एडेड टू द सिस्टम, तो इसका नोटेशन जो होता है पॉजिटिव होता है। नॉर्मल सी है, नॉर्मल से हम जस्ट कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि अगर कोई एक सिस्टम रहेगा
अगर वो सिस्टम आपको अगर वर्क देता है तो पॉजिटिव, अगर आप सिस्टम में ही वर्क करता है ऑन द सिस्टम में अगर वर्क कर रहे हो तो नेगेटिव। अगर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से अगर आपने हीट ट्रांसफ़र हो जा रही है सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर से बाहर जा रही है तो हीट ट्रांसफ़र तो नेगेटिव साइन, और अगर सिस्टम में अगर आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव साइन रहेगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं कि फिक्स्ड मास एनालिसिस देखने वाले हैं, मतलब कोई भी एक क्लोज्ड सिस्टम एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? क्लोज सिस्टम एनालिसिस। और आपको पता होगा क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का जो है वहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है बट मास का नहीं हो सकता। क्लोज सिस्टम एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या देखेंगे एनालिसिस में? देखो कि जिसको हम लोग क्लोज सिस्टम एनालिसिस को हम लोग फिक्स्ड मास एनालिसिस ही बोला जाता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड मास एनालिसिस। अब भाई ये एनालिसिस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से तो सारे काम चीज़ आपके बनने वाले हैं। मान लो ये कोई जो है एक पीवी डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया भैया? पीवी डायग्राम। ठीक है, चलो हम लोग क्लोज सिस्टम का यहाँ पे कंसेप्ट ये लगाने वाले हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक इस तरीके से सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन हो गया। ये क्या आपका? पिस्टन। पिस्टन का भी पोजीशन हम लोगों ने दे दिया 1 और एक पोजीशन दे दिया पिस्टन का हम लोगों ने 2। अब क्या होगा? ये जो पिस्टन है ना इसके अंदर में क्या दिख रहा है आपको? डॉट डॉट, ये दिख रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल। मान लेते हैं किसी टाइम पिस्टन की स्टेट जब चेंज हो जा रही है, ठीक है, जब मान लो इसमें हम लोग हीट ऐड किए होंगे तो पिस्टन का जो स्टेट चेंज होके इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे आ गया, थोड़ा और इसमें जो है चेंज करके मान लो फिर इसका स्टेट चेंज हुआ, किसी स्टेट पे आके ये इस जगह पे आ गया। लेकिन 1 इसका इनिशियल स्टेट है, 2 इसका फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो चलो भाई इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं पीवी डायग्राम में। मतलब ये 1 स्टेट किसका हो गया? इस सिस्टम का इनिशियल स्टेट, और ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है आपको ये हो गया आपका इस सिस्टम की फाइनल स्टेट। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे तो आपको 1 और ये 2 जो आपको यहाँ पे मैंने पिस्टन के जो पोजीशन दिखाया ये वाला और ये वाला, तो ये 1 और 2 के बीच में कोई 2 स्टेट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पिस्टन का। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 2 जाने में सिस्टम जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स होकर गुजरता है कि नहीं? तो जब उन सारों को ज्वाइन कर देता है तो क्या बन जाता है? एक प्रोसेस पाथ बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? एक प्रोसेस पाथ हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा इस कंडीशन पे जो यहाँ पे था ना ये स्टेट सिस्टम की, तो उसको भी यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो प्रोजेक्ट कर लिए तो भाई इस तरीके से पीवी डायग्राम में इसको हम लोगों ने दिखाया। चलो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और इसको चलो इधर प्रेशर वाला लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। और इसको भाई थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि जब आप ये वाला लाइन जो है ये वाला मान लो कि यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर रहा होगा, ये कुछ रहा होगा, तो अभी ये मान लो 1 डेज है और ये 1 डबल डेज है। ठीक है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि रेड कलर जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है और ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है ये वाला, तो आपको लग रहा होगा कि 1 डेज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम लोगों ने इस सिस्टम को छोड़ दिया और 1 डबल डेज में वो जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग जोड़ लिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो हमारा है जो पिस्टन यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ होगा इसको हम लोग लेते हैं स्मॉल dx। क्या हो गया? स्मॉल dx। और इसमें जो v में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा क्या हुआ होगा? स्मॉल dv। क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, अभी तक आपको हम लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है, आपको यहाँ पे सारा चीज़ अभी समझ में आ गया होगा कि एक पिस्टन का हम लोगों ने 1 और 2 जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन और 2 स्टेट को हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरिया मिल गया। तो किसी ने बोला कि चलो जब ये 1 डेज से 1 डबल डेज मेरा पिस्टन चला गया होगा तो उस टाइम का वर्क निकालो कि मेरा सिस्टम ने कितना वर्क किया। तो भाई अब ये 1 से 1 डबल डेज किसी एक इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम जो वर्क होगा ये स्मॉल वर्क होगा। तो वर्क इक्वल नॉर्मली होता भाई प्रेशर फोर्स इनटू एरिया, और हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू आप नॉर्मली क्या लिखते हो? फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स अपन एरिया, तो प्रेशर फोर्स यहाँ पे जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स लगाए होंगे ना इस पिस्टन पे इधर, तो प्रेशर फोर्स जब आप इसको लिखोगे तो प्रेशर फोर्स क्या होता है? P इंटू उस पिस्टन का जो भी एरिया होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? स्मॉल dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो A इंटू डी एक्स है ये मिलके एरिया इंटू डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है ये बना देते क्या? स्वेप्ट वॉल्यूम।
स्वेप्ट वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो पिस्टन जितना उसने ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इस वाले वॉल्यूम को यहाँ से तो 1 से 1 डबल डेज 1 से 2 जाता ना, ये इसका पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। तो बी इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम जो है, अगर हम 1 और 1 डबल डेज के लिए बात करेंगे तो पी इंटू क्या है, स्मॉल वॉल्यूम डी वी है। ये क्या हो गया, स्मॉल वर्क निकल के आ गया। क्या निकल के आया आपका, ये आपका स्मॉल वर्क निकल के आया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको समझना है बड़े अच्छे से सारा चीज़, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब स्मॉल वर्क कितना निकल के आ गया ना, स्मॉल वर्क जो है मेरा निकल के आया है पी इंटू डी वी जो है वो निकल के आया है। क्लियर है। अब ये जो वर्क निकाले ना, इसमें कुछ कंडीशन है कि ये जो मेरा वर्क निकला है, पहला कंडीशन तो यही हो गया होगा कि जो मेरा सिस्टम में जो प्रोसेस हुआ है वो कैसा प्रोसेस हुआ होगा, क्वासी स्टैटिक, ठीक है, क्वासी स्टैटिक फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और दूसरा जो है क्लोज्ड सिस्टम या तो फिक्स्ड मास्ट सिस्टम, मतलब कि जब भी हम लोग डेल डब्ल्यू इक्वल पी इंटू डी वी लिखेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 वहीं पर लिख सकते हैं, जहाँ पर दो कंडीशन को फुलफिलमेंट हो। एक क्या कि क्वासीस्टेटिक रिवर्सिबल क्वासीस्टेटिक फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, और एक क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि चलो ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने जो ये वर्क निकाला है स्मॉल वर्क, अब स्मॉल वर्क को हम लोग पूरा वर्क निकालते हैं। स्मॉल वर्क को अगर हमको पूरा वर्क में कन्वर्ट करना है तो इसको लिए कि हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ही एक ऐसा टर्म होता है जो आपको 1 से लेके 2 पॉइंट तक का वर्क जो है ये दे देगा कि भाई हाँ, पहले तो अपने छोटा सा 1 डेज से लेके 1 डबल डेज के लिए निकाला कि कितना वर्क होगा, तो स्मॉल डेल डब्ल्यू निकल गया। अब पूरे के लिए जब निकालोगे तो ये स्मॉल डेल डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्मॉल डेल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम से कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से 1/2 पी इंटू डी वी करके एक आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा कि वर्क डन फॉर द क्लोज्ड सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 पी इंटू डी वी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ठीक है, अब इस पी वी डायग्राम का एरिया लो। तो एरिया जब लोगे तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा पी वी डायग्राम पे यहाँ पे फोकस करो, तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा क्या, ये शो कर रहा होगा पी, क्या शो कर रहा होगा पी, और यहाँ पे ये स्मॉल वाला वॉल्यूम डी वी। जब आप स्मॉल एरिया लेते हो तो आपको शो दिखेगा पी इंटू डी वी। अब मुझे ये बताना पी इंटू डी वी इक्वेशन 1 में क्या शो कर रहा है ना, पी इंटू डी वी जो है स्मॉल इक्वेशन 1 में वो शो कर रहा है क्या, वर्क को शो कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट फोकस हियर, मतलब यहाँ पे फोकस कर लो मेरे भाई कि यहाँ पे ये देखा मैंने कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी डायग्राम में वो किसको बताता है, वर्क डन को बताता था। एक पॉइंट समझ में आ गया कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब हो गया कि मान लो ये पीवी डायग्राम है और ये कोई कर्व है, मान लो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया ले लेते हैं ये वाले, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये फिक्स कर दिया कि वो क्या होता है, वो आपका सिस्टम का वर्क के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब मुझे बताना, अब हम लोग क्या करने वाले, कुछ और करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ कि चलो आपको तो इतना समझ में आ गया कि जो टोटल वर्क है क्लोज सिस्टम और क्वासीस्टेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पी इंटू डी वी था। ये क्वेश्चन आपने निकाला। और आपने और एक चीज़ यहाँ से ये जाना कि जो चेंज इन मतलब एरिया अंडर द कर्व जो होती है पीवी डायग्राम में वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होता है। ये दो चीज़ तो आप लोगों ने जान लिया। चलो ठीक है, अब एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यार, ठीक है। यहाँ से अब क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानोगे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार, इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मान लो कोई सिस्टम है, इसको 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है, तो ये 1A2 प्रोसेस पाथ से चला गया और इसको फिर 2 से 1 लाना है, ठीक है। तो ये 2 भी 1 से आ गया। तो मुझे ये बताना कि अगर हमको एरिया लेना है A1 A2, और अगर हम लोग एरिया देखेंगे किसका A1 B2, तो क्या ये अलग अलग है कि एक ही है। मान लो ये वाला 1A2 के लिए है, ठीक है। और ये जो आपको रेड वाला जो मैंने लिखा है, रेड वाला में आपको देख रहा है 1B2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ये रेड वाला पूरा एक्स्ट्रा आ गया होगा, मतलब ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एरिया बराबर नहीं है तो दोनों ही इन प्रोसेस पाथ के लिए क्या वर्क बराबर होगा, जल्दी बताओ भाई, सोचो जल्दी 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 ना सर, कैसे बराबर होगा। जब एरिया अंडर द पीवी डायग्राम जो है आपने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि वह वर्क के बराबर होता है। जब एरिया ही बराबर नहीं है तो वर्क क्या बराबर होगा, नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया मेरे भाई कि जो वर्क जो होता है ना, वर्क जो होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क जो होता है ना वो कैसा फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। कैसा कि
जो वर्क जो रहता है किस पे डिपेंड करता है कि उसका पाथ कौन सा, 1A2 पाथ के लिए अलग था, 1B2 पाथ के लिए अलग था। तो इसीलिए हमसे एक चीज़ आप हमेशा क्लियर कर रखना कि जो वर्क कैसा फंक्शन होता है ना, वर्क किसी ने अगर कुछ पूछ लिया तो आप उसको क्या बोलोगे कि वर्क जो होता है कैसा फंक्शन होता है, वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा था। आपको यहाँ से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने ये समझा कि एक तो एरिया अंडर द जो कर्व होती है वो किसको बताता है, वो वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क कैसा फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। और एक चीज़ जो वर्क होता है वो इन एग्जैक्ट, ये समझ में आपको आना चाहिए, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। मतलब क्या मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे बताता हूँ, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और जो वर्क होता है ना, वर्क जो और होता है, इससे कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। वर्क जो होता है ये कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, देखो मान लो अभी जब हम लोगों ने यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ किया था, पीवी डायग्राम, और 1 से 2 हम लोगों ने देखा कि सिस्टम मेरा कितना वर्क किया था, तो हम लोगों ने कहीं तो नहीं बोला कि वर्क W1 वर्क W2 वर्क होता नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ये W1 W2 नहीं होता है, W1 से लेकर 2 एक सिस्टम जो है प्रोसेस पाथ बनाता है, और इस कंडीशन में क्या निकलता है, पूरा का पूरा एक W वर्क निकलता है। तो अगर मान लो क्या हम W को हम लिख सकते हैं W2 माइनस W1, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो है वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। मतलब किसी एक पॉइंट पे आप नहीं बता सकते कि इसका वर्क कितना हुआ है। अगर आपको किसी वर्क बताना है तो इस पूरे ही उसका देखो कि उसका पाथ कौन सा, उस पाथ को देख के आप वर्क को बता पाते हो। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाँ इस सिस्टम का ये बता तो सकते हो कि ये प्रेशर जो है इसका P1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है क्या, पॉइंट फंक्शन। और वर्क और हीट का हम लोग आगे में देखेंगे जब एनालिसिस करेंगे हीट का। यहाँ लेकिन वर्क का जब एनालिसिस किया तो वर्क कैसा फंक्शन था, ये आपका पाथ फंक्शन है, क्योंकि जो रास्ते पे डिपेंड करता है। तो वर्क को हम लोग W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इन एग्जैक्ट है। अगर कोई एग्जैक्ट जैसे DP है, चेंज इन प्रेशर इक्वल क्या लिखते हो, P2 माइनस P1। क्यों लिखते हो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि P2 पे प्रेशर क्या है, P1 पे क्या है। और वर्क में आपको W2 और W1 पता नहीं रहता, आपको पूरा उस पाथ का पता रहता कि भाई 1 से 2 जाने में कितना वर्क सिस्टम मेरा दिया होगा या कितना उस पर हमको वर्क करना पड़ा होगा। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे आई होप क्लियर हो गए होंगे कि जो है क्या क्या क्लियर हो गया पॉइंट आपको, कि जो आपका वर्क होता है कैसा फंक्शन है भैया, वर्क जो एक पाथ फंक्शन, और ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब हम लोग जितने भी सारे नॉन फ्लो वर्क होते हैं, मतलब क्लोज सिस्टम जितने भी सारे प्रोसेस हम लोग को बताए हैं उनका वर्क निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का 2 बड़ा फेमस नाम है यार। क्या नाम है, आइसोकोरिक। बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा, आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक। तो भाई अगर किसी ने बोल दिया कि आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम मतलब समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम जो भी रहेगा सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ था कि जो डेल W इंटीग्रेशन P इंटू डी, ये जो वर्क है, ये वर्क किसके लिए वैलिड है, ये वर्क वैलिड है क्लोज्ड सिस्टम के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हमें वर्क इसी के निकालना किसके लिए, क्लोज सिस्टम है और प्रोसेस कौन सा, आइसोकोरिक। तो भाई जब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम 0 निकालोगे। तो भाई यहाँ डेल W, तो ये टोटल वर्क कितना दे देगा, आपको W दे देगा। और जब DV 0 कर दोगे तो इंटीग्रेशन करो तो क्या निकल गया, 0। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि अगर आइसोमेरिक या आइसोमेट्रिक, जिसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं, उसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स वर्क कितना होता है, बोलो कितना होता है, तो सर 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रोसेस जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वर्क निकालने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, कांस्टेंट प्रेशर। और इसके 2 बड़े फेमस नाम है जिसको बोलते हैं क्या, आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक। भैया क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं मेरे भाई, इसलिए इसको अच्छे से ज़रा सुनना है। आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक प्रोसेस जहाँ भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ में आ जाना कि प्रेशर क्या कांस्टेंट है। तो चलो थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो होता है, टोटल वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 P इंटू DV। जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क क्या निकल कर आ जाएगा, आपको यहाँ से निकल कर आ जाएगा P कांस्टेंट रहेगा ना, P बाहर निकाल लो, और DV मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल कर आएगा, V। तो उसको जब आप पुट करोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो V2 माइनस V1। तो ये आपका आ गया थर्मोडायनेमिक्स वर्क फॉर किसके लिए, ये आपका आ गया कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, अब थर्ड हम लोग निकालने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्क किसके लिए भैया ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर को बोला जाता है क्या, हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसका जो PV इक्वल टू MRT जो होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन जो लिखते हो
तो भाई एम कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो पी बी इक्वल टू कांस्टेंट का ये जो कर्व होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, या तो इसका बड़ा फेमस नाम है भैया आइसोथर्मल। ठीक है, थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो भैया कैसा प्रोसेस रहेगा, आइसोथर्मल। तो इसमें भी अगर हमको निकालना है W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, तो सबसे पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि एयर है, मान लो अभी हम लोग गैस को ही लेके चल रहे हैं, तो पी वी इक्वल टू भाई एम आर टी होता है, और एम आर टी या टी बी कॉन्स्टेंट, आर बी कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट, एम बी मास भी कॉन्स्टेंट, तो ये सी हो गया। ठीक है, तो पी के जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पी के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी बाई वी, तो सी बाई कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर निकाल दिए, तो 1 से 2 इंटीग्रेशन कर दो आप। ठीक है, तो जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे मेरे भाई, तो वर्क डन आपको निकल के आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट है, और 1 बाई वी का क्या होता है, 1 बाई वी होता है एल एन वी होता है, तो जब इसको लिमिट पुट कर दोगे तो एल एन वी टू बाई वी वन हो गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी के जगह हम लोग पी वन वी वन या तो पी टू वी टू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी वन पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो इसलिए पी वन बी वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी टू इक्वल टू वी टू भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका, चलो ठीक है। तो इसलिए वर्क डन जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वन वी वन लिख लो, और एल एन वी टू बाई वी वन, ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क हो गया आपका किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इस चीज़ को अगर आप चेंज करना चाहो तो वी टू बाई वी वन को आप क्या लिख सकते हो, देखो ज़रा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। अब वी टू बाई वी वन जब करोगे, वी टू बाई वी वन जब करोगे, वी टू बाई वी वन, तो ये आपका आ जाएगा क्या, पी वन बाई पी टू। तो वी टू बाई वी वन की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हो। क्लियर है, और पी वन में वी वन को क्या लिख सकते हो, पी टू वी टू भी लिख सकते हो। तो जब इसको भी आप अरेंज करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क आपका इस तरीके से भी निकल कर आ सकता है इस प्रोसेस के लिए, कि पी टू वी टू या तो एल एन पी वन बाई पी टू। चलो ठीक है, चलो ये सारा चीज़ आपका नोट्स में यहाँ पे नोट किया हुआ है। और एक जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका, उसके लिए हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके लिए हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स वर्क निकालेंगे देखो, तो ये फोर्थ प्रोसेस आपका है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे खासियत यही है कि क्वेश्चन अगर पूछते ना कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर जो है सिस्टम से जीरो होता था, क्या बोलोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का देखो इस तरीके से इसका इक्वेशन होता है, पी बी के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो, सी पी बाई सी बी होता है। क्लियर है, तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते हो भाई बताओ, डब्ल्यू इक्वल टू लिखते हो आप इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी लिखते हो। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, पी वन के रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेज टू पावर गामा। अब इसको क्या करो ना, पी का वैल्यू निकालो यहाँ से, पी इस वाले इक्वेशन से, पी का जब निकालोगे तो आपको लग रहा होगा कि सी कांस्टेंट होगा, वी रेज टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी, ये वाला टर्म यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, अब फिर जब इसको थोड़ा सा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वी रेज टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी, अपने अगर इंटीग्रेशन भैया पढ़ा ही होगा, तो इंटीग्रेशन इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा टर्म आपका किस तरीके से आ जाएगा कि कांस्टेंट सी, एक मिनट आप वेट करो। ठीक है, चलो इसी से देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चीज़ आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस गामा प्लस वन और वी रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन, और इंटीग्रेशन 1 to 2 होगा, दोनों में ही लिमिट लग जाएगा, इज इक्वल टू 1 से 2। इसको जब हम लोग सॉल्व किए भैया, तो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको भी। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी अपॉन, ये तो माइनस गामा प्लस वन था ना, तो इसको हम लोग सी अपॉन क्या लिख सकते हो, वन माइनस गामा लिख सकते हो। ठीक है, और ये वी रेज टू पावर माइनस गामा, लेकिन यहाँ पे जब उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब पुट करोगे तो वी टू रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वी वन रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, तो भाई इसको आप अलग अलग करके लिखो, तो सी तो बाहर में ही रहेगा, ये तो 1 माइनस गामा है ही आपका, और इसको जब आप लिखोगे तो वी टू रेज टू पावर माइनस गामा इंटू वी टू माइनस वी वन रेज टू पावर माइनस गामा इंटू वी वन, क्योंकि दोनों का बेस सेम रहने से ये ऐड होकर तब ना वो आपका पावर गामा प्लस वन दिख रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम लोग सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आगे क्या हो जाने वाला है, देखो आपने पढ़े हो कि पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो भाई सी, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं
कि देखो क्या देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखेंगे कि V2 C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो 2 वाले के साथ हम लोग ये कर रहे हैं तो C की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। इसको जब अंदर में पुट करेंगे तो P2 V2 रेज टू पावर गामा लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो है ही वाला V2 रेज टू पावर माइनस गामा और V2 है, तो आपको नहीं लगता ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर खाली P2 V2 बचेगा, और इसको भी जब सोल्व करोगे तो ये P1 V1 बचेगा। तो इस तरीके से जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो मेरा वर्क निकल के आया, वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स वर्क, वो निकल के कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। और इसी तरीके से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में खाली गामा का जगह n लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे PV रेज टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और जहाँ पे n को पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे सारा टॉपिक जो है डील किया कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था कि थर्मल इंजीनियरिंग में भाई पढ़ा कि भाई किस तरीके से जो है पीवी डायग्राम जो है हम लोगों को कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स वर्क निकालना है। एनर्जी जो होती है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पे डिपेंड करते, मतलब टाइप की एनर्जी होती है। फिर हम लोगों ने समझा कि जब सिस्टम का पूरा इफेक्ट आपको सराउंडिंग में देखने को मिलेगा, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा सिस्टम ने कुछ जो है वर्क किया। फिर हम लोगों ने समझा कि चलो ठीक है, वर्क अगर कोई सिस्टम आपसे वर्क सिस्टम बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, और अगर ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम में ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर समझे कि भाई क्लोज सिस्टम एनालिसिस देखा पीवी डायग्राम का कुछ इस तरीके से कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो वर्क डन को शो करता है। ठीक है, और वर्क जो होता है कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, और वर्क जो होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे टर्म सारा चीज़ यहाँ पे समझ लिए अच्छे से। फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो उसका वर्क डन निकाला हम लोगों ने। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, उसके लिए वर्क निकाला हम लोगों ने। और फिर एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है उसका निकाला, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा लेक्चर नंबर 4 जो है डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर फिर भी कोई अगर मन में आपका डाउट होगा तो डेफिनेटली आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन अब लगने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पीवी एंड टीएस डायग्राम किसका, जितने भी सारे प्रोसेस थे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस था, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलो यार, वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे भाई तो ये तो ज़रूर करना, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन यही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।